हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उपसारणिक और सहगुणनखंड के बारे में समझाएंगे कि उपसारणिक और सहगुणनखंड क्या होता है। तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं उपसारणिक। उपसारणिक उपसारणिक को हम अंग्रेजी में माइनस बोलते हैं। माइनस बोलते हैं। आखिर ये उपसारणिक होता है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे स्टूडेंट उपसारणिक के बारे में कि ये क्या होता है। तो देखो, हम यहां पर यन कोटि का आव्यूह लेते हैं। तो लिखेंगे क्या? माना कि यन कोटि का आव्यूह, यन कोटि का वर्ग आव्यूह ए है। ठीक है, तो ए बराबर ए आई जे। ठीक है, ए क्या है? यन कोटि का वर्ग आव्यूह है। अगर ए यन कोटि का वर्ग आव्यूह है तो इस आव्यूह में यन पंक्ति और यन स्तंभ होंगे। ठीक है, तो जब यन पंक्ति और यन स्तंभ होंगे तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि इसके सारणिक में भी यन स्तंभ और यन पंक्ति होंगे। तो देखो A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, डॉट 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 AN1, AN2, AN3, ANn। ठीक है, इसके सारणिक में यन पंक्ति और यन स्तंभ होंगे। फिर से सुनो स्टूडेंट, हम क्या किए हैं, जो हमारा टारगेट है उपसारणिक का परिभाषा देना। उपसारणिक को परिभाषित करने के लिए हम क्या किए हैं, एक आव्यूह लिए हैं, एक वर्ग आव्यूह लिए हैं जिनका कोटि n है, मतलब यन स्तंभ और यन पंक्ति है। तो उसका सारणिक क्या होगा? उसके सारणिक में भी यन पंक्ति और यन स्तंभ होगा, जो कि मैं यहां दिखा दिया हूं। ठीक है, अब यहां पर हम ये कह रहे हैं ए आई जे अवयव है, अवयव है सारणिक ए की। एआईजे अवयव है सारणिक ए के आयत पंक्ति वो जेयथ स्तंभ का। आया समझ में स्टूडेंट? हम क्या किए हैं, ये जो सारणिक ए दिख रहा है, सारणिक ए में आयत पंक्ति और जेयथ स्तंभ का एक अवयव लिए हैं जिसका मान ए आई जे है। ए आई जे क्या है स्टूडेंट? ए आई जे आयत रो जेयथ पंक्ति का एक अवयव है। ठीक है, ए आई जे सारणिक ए का आयत रो और जेयथ स्तंभ का अवयव है। ठीक है, अब इसी का उपसारणिक निकालते हैं। एक्चुअली में जो उपसारणिक होता है स्टूडेंट, वह किसी अवयव का होता है। तो ए आई जे एक अवयव है, इसका उपसारणिक क्या होगा? ए आई जे एक अवयव है, इसका उपसारणिक आयत रो और जेयथ कॉलम को छोड़ करके जो सारणिक बनता है उस सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां देखो लिख रहे हैं ए आई जे का उपसारणिक कितना हो गया? ए आई जे का उपसारणिक आयत पंक्ति जेयथ स्तंभ को छोड़कर
छोड़कर जो सारणिक प्राप्त होता है, जो सारणिक प्राप्त होता है उस सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। उपसारणिक कहते हैं। देखो स्टूडेंट, ये जो टर्म है जो मैं यहां पर हम अंडर बॉक्स में इंक्लोज कर दिए। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एआईजे क्या है? एआईजे सारणिक ए का अवयव है। एआईजे का जो सिचुएशन है आयत पंक्ति और जेयथ स्तंभ का है। अब क्या होगा? अब एआईजे का उपसारणिक आयत पंक्ति और जेयथ कॉलम को छोड़ करके जो सारणिक प्राप्त होता है उस सारणिक को हम उपसारणिक कहते हैं। देखो स्पष्ट रूप से मैं लिखा हूं, एआईजे का उपसारणिक आयत पंक्ति व जेयथ स्तंभ को छोड़कर जो सारणिक प्राप्त होता है उस सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, एआईजे सारणिक ए का अवयव है। एआईजे का सिचुएशन आयत पंक्ति और जेयथ कॉलम है। एआईजे का उपसारणिक आयत पंक्ति और जेयथ स्तंभ को छोड़ करके जो सारणिक प्राप्त होता है उस सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। देखो आसानी से ये परिभाषा मिल गया। अब देखो स्टूडेंट, इतना तो हो गया। अब इसी को आप यह भी कह सकते हो कि एआईजे का जो उपसारणिक होता है वह n-1 कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक होता है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपका हो गया। अब हम इसको पर्टिकुलर एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, या तो इन जनरल है। अब ये बताओ स्टूडेंट, जब एआईजे अवयव है इसका उपसारणिक आयत पंक्ति और जेयथ कॉलम को छोड़ करके जो सारणिक बनेगा उस सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। तो उस सारणिक में कुल कितने पंक्ति और कुल कितने स्तंभ होंगे? तो उत्तर आना चाहिए स्टूडेंट आपकी तरफ से कि एआईजे के उपसारणिक में कुल n-1 पंक्ति होंगे और n-1 स्तंभ होंगे। ओके स्टूडेंट, यहां तक पहले नोट करो, उसके बाद में और समझाएंगे आगे। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एक हम 3 कोटि का वर्ग आव्यूह लेते हैं और उसका सारणिक बनाते हैं। अगर हम 3 कोटि का वर्ग आव्यूह लें उसका उपसारणिक बनाएं, सॉरी स्टूडेंट, अगर हम 3 कोटि का वर्ग आव्यूह लें उसका सारणिक बनाएं तो उस सारणिक में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। यह बात समझ रहे हो ना आप लोग? तो वही काम करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एक ऐसा सारणिक लेंगे जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो। इट मीन्स दैट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है स्टूडेंट, यह आपका सारणिक है। अब चलो इस सारणिक में कोई अवयव ले लो। इसमें कुल कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। तो इस 9 अवयव में से कोई एक अवयव आप टेकन करो। तो चलो टेकन किया जाए, 9 अवयव में से कोई एक अवयव टेकन किया जाए।
तो मान लो स्टूडेंट हम इस अवयव को टेकन करते हैं, तो अब इसका सिचुएशन क्या है? A12 फर्स्ट पंक्ति और सेकंड स्तंभ में है, फर्स्ट पंक्ति और सेकंड स्तंभ में है। तो अब हम कहेंगे क्या? A12 का उपसारणिक, सारणिक। अब इसका सिचुएशन क्या है यही देखते हैं। A12 का मतलब क्या हुआ? A12 सारणिक का अवयव है जो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में स्थित है। तो A12 का जब उपसारणिक निकालेंगे तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। यह परिभाषा कहता है उपसारणिक का, पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दो। तो चलो किया जाए। ये देखो पहला पंक्ति है, समझ में आया? और यह देखो दूसरा स्तंभ है, इसको छोड़ देंगे। तो जो प्राप्त होता है स्टूडेंट क्या है? A21, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? A21, A31 जो प्राप्त होगा वो भी सारणिक ही प्राप्त होगा, उसी सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। तो A21, A31, A23, A33। देखो जिस पर लाइन है ना, जिस पर लाइन है उस अवयव को नहीं लिखेंगे। इस पर लाइन नहीं है, नहीं है, इस पर नहीं है, नहीं, उसको लिख लिए। तो जो सारणिक प्राप्त हुआ स्टूडेंट, उसमें दो स्तंभ दो पंक्तियां देखो कम हो जाते हैं। और वहां पर जब हम n कोटि का आव्यूह लिए थे, जब n कोटि के आव्यूह से सारणिक प्राप्त किए थे, तो उस सारणिक में n पंक्ति और n स्तंभ हुए, और उस n पंक्ति और n स्तंभ वाले सारणिक से एक अवयव Aij लिए। Aij का जब उपसारणिक बनाए, Aij के उपसारणिक में n-1 पंक्ति n-1 स्तंभ हुए। Aij के उपसारणिक कैसे प्राप्त किए थे? ith पंक्ति और jth कॉलम को छोड़कर प्राप्त किए थे। तो वही रूल यहां पर अप्लाई किए। जब हम 3 कोटि का आव्यूह लिए, 3 कोटि के आव्यूह से जब सारणिक बनाएंगे तो 3 स्तंभ और 3 पंक्ति का सारणिक बनेगा। जब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का सारणिक बनेगा तो इसमें से एक अवयव A12 लिया। आप कोई अवयव ले सकते हो, A11 ले सकते हो, A21 ले सकते हो, A31, मतलब कोई अवयव ले सकते हो। तो मैंने A12 लिया। अब A12 का उपसारणिक कैसे प्राप्त किया? पहले पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को छोड़कर, यानी पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़कर जो सारणिक बना उस सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। और उस सारणिक में 2 स्तंभ और 2 पंक्ति हैं, आप देख सकते हो। तो A12 का उपसारणिक निकल गया। ऐसे ही इसकी जितने भी अवयव हैं उसका उपसारणिक आप कैलकुलेट कर सकते हो। यह उपसारणिक का कॉन्सेप्ट है, तो इसको नोट करो। अब सहगुणनखंड के बारे में बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट? प्लीज राइट डाउन। अब देखो स्टूडेंट, सहगुणनखंड क्या होता है? सहगुणनखंड। अब देखो इसमें भी क्या करें, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला एक सारणिक लें। चलो लेते हैं। अब इसको हम बताते हैं शॉर्टकट तरीके से, और आप लैंग्वेज लिख करके भी समझ सकते हो, ठीक है? क्योंकि अब आप जो है उपसारणिक समझ लिए हो, उपसारणिक में कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सहगुणनखंड प्राप्त होता है उस अवयव का, ठीक है? उस अवयव का सहगुणनखंड प्राप्त होता है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं, मेन पॉइंट, जिससे आप लोगों के दिमाग में वो हमेशा वह टर्म याद हो जाए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला सारणिक लेते हैं। चलो ले लिया हमने, ले लिया। A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33, ठीक है, हमने ले लिया। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का एक सारणिक है। अब यहां से हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो हम इस बार A23 लेते हैं, तो A23 का सहगुणनखंड, गुणनखंड। तो अब ये देखो स्टूडेंट कि A23 का पोजीशन क्या है। A23 सारणिक का अवयव है जो द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ में स्थित है। तो द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ अर्थात -1 के पावर 2 + 3 इंटू उपसारणिक, इसका उपसारणिक A23 का उपसारणिक, A23 का उपसारणिक कैसे प्राप्त करते हैं? द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ को छोड़ करके, मतलब द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ को छोड़ करके। तो यही अवयव मिले तो इसको लिख डालो A11, A12, A31, A32। तो देखो ये जो मैं लिखा हूं सारणिक में, यह उप सारणिक है और इसमें इस एलिमेंट का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस अवयव का सहगुणनखंड हो जाता है। उस अवयव का मतलब क्या? A23 अवयव का यह सहगुणनखंड है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से सहगुणनखंड प्राप्त करते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे इन जनरल कैसे हम सहगुणनखंड एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम इन जनरली एक्सप्लेन करते हैं तो हम n कोटि का वर्ग आव्यूह लेते हैं। अब बताओ n कोटि का जब वर्ग आव्यूह लोगे तो n कोटि के वर्ग आव्यूह में n पंक्ति और n स्तंभ होंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना? n कोटि के वर्ग आव्यूह में n पंक्ति और n स्तंभ होंगे और जब उसका सारणिक बनाएंगे तो n पंक्ति और n स्तंभ वाला सारणिक बनेगा। अब उस सारणिक के अगर aij अवयव ले लें, क्या ले लें? aij अवयव ले लें, तो उस aij अवयव का उपसारणिक कैसे डिनोट करते हो? mij डिनोट करते हो। ठीक है, तो अब mij में -1 to the power I + j से मल्टीप्लाई कर दो तो aij का सहगुणनखंड प्राप्त होता है। तो वही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप क्या करो, इसको पहले नोट करो। अब देखो सामान्य तौर पर एक ऐसा सारणिक लेंगे जिसमें n पंक्ति और n स्तंभ हो, यानी A11, A12, A13, A1n, A21, A23, A22 होगा ना, A23, A2n डॉट डॉट AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN, AN1, AN2, AN3, ANJ, ANN। देखो यह हमने सारणिक लिया ना। इस सारणिक में कितने पंक्ति कितने स्तंभ है? n पंक्ति n स्तंभ है और इसका आव्यूह क्या होगा? n कोटि का आव्यूह होगा। तो आप चाहो तो n कोटि के आव्यूह को पहले दिखा करके उसका हम सारणिक बना लें, वो भी चल जाएगा। ठीक है, n कोटि के आव्यूह को पहले लिखो और उसका सारणिक बना लो तो यही आएगा। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो या पहले आव्यूह लिखो तब उसका सारणिक बनाओ, वो भी चलेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें aij एलिमेंट यही है, ith रो jth स्तंभ का, यही है ना। इसी का क्या निकालें? इसी का सहगुणनखंड निकालें। चलो निकाला जाए। aij
का गुणनखंड, अगर aij का गुणनखंड को cij हम पल भर के लिए मान लें, aij का गुणनखंड cij मान लें, ठीक है, तो देखो सिचुएशन क्या बनेगा। तो cij इक्वल टू, cij मीन्स व्हाट, aij का गुणनखंड, ठीक है, -1 टू द पावर i प्लस j इंटू aij का उपसारणिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट, इसको अगर 1000 बार रटना पड़े तो इसको रट लो, क्योंकि स्टूडेंट जब हम रैखिक निकाय को सरल करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि रैखिक निकाय से हर एक साल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह रिलेशन जिसको याद रहेगा वही सहगुणनखंड कैलकुलेट कर देगा। नहीं तो जब सहगुणनखंड ही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो रैखिक निकाय को कैसे सॉल्व करोगे। स्टूडेंट मैं आपको यह भी बता दूं, रैखिक निकाय को हल करने के लिए सहगुणनखंड उपसारणिक का ज्ञान होना जरूरी होता है, तभी आप रैखिक निकाय को सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो यह हमेशा इसको याद रखो, यह रिलेशन। और शॉर्टकट में क्या कहते हैं, Cij इट बिकम्स -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij मतलब क्या, Mij का मतलब होता है उपसारणिक, किसका, aij का। aij की उपसारणिक को Mij से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यह रिलेशन होता है स्टूडेंट, इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। अब मान लो स्टूडेंट यहां पर एक हम सारणिक लेते हैं जिसमें a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके स्टूडेंट, यह 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला सारणिक है। इसमें कोई अवयव ले लो, मान लो हम a23 अवयव लेते हैं। अब a23 के सहगुणनखंड को c23 कहेंगे ना, इसका मतलब c23 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, -1 के पावर 2 प्लस 3 इंटू उपसारणिक। उपसारणिक का मतलब द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ को छोड़ दो, बचा क्या, a11 a12 a31 a32। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यह रहा कॉन्सेप्ट उपसारणिक और सहगुणनखंड का। तो वीडियो देख करके उपसारणिक और सहगुणनखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इसके बाद स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।